9 स्टार हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7149 वश में किया गया। जैसा कि पता चला वह जानवर एक काला दो सिर वाला भेड़िया था। यह कम से कम पहली नजर में तो ऐसा ही लग रहा था। फिर यह स्पष्ट हो गया कि यह वास्तव में सामान्य दो सिर वाले प्राणियों से अलग था, क्योंकि इसके दो पूरी तरह से अलग सिर नहीं थे, बल्कि इसके दो थूथन थे और प्रत्येक थूथन के ऊपर एक आंख थी। साथ ही बीच में एक तीसरी आंख भी थी। ये काफी विकृत दिख रहा था, मानो दोनों सिर आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हों लेकिन बीच में ही रुक गए हों। ऐसा प्राणी यहाँ किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। इसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। महल के स्वामी द्वारा विशाल भेड़िए को काबू में किए जाने के बावजूद सभी लोग डरे हुए थे। उनका एकमात्र विचार भाग जाना और उससे जितना हो सके दूर चले जाना था। इस बीच महल का स्वामी उत्सुकता से उसे देख रहा था। बाहरी दुनिया से आया एक दो मुंह वाला भूत भेड़िया, और यह एक उत्परिवर्तित रूप भी है। आदिम अराजकता युद्ध के दौरान दो मुख वाले भूत भेड़ियों ने 9 लोगों में तबाही मचा दी थी। उनकी भूतिया आंखें अनगिनत विशेषज्ञों के लिए दुर्लभ थीं। इन भेड़ियों ने एक समय 9 लोगों और 10 लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि वे भारी संख्या में आक्रमण करते थे और उनकी शक्तियां भयावह थीं। अपने भेड़िया राजा के मार्गदर्शन में वे शक्ति और रणनीति दोनों के मामले में एक भयानक ताकत थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यंग लुओ का अनुबंधित जानवर एक दो मुख वाला भूत भेड़िया होगा, और वह भी एक रूपांतरित भेड़िया। भेड़िया दहाड़ रहा था और पागलों की तरह छटपटा रहा था। उसकी शक्ति से शून्य में दरारें पड़ गईं और वह मुड़ गया, भले ही उसे नियंत्रित किया गया था। लोग भयभीत थे। अगर महल के स्वामी ने उसे अचानक न पकड़ा होता तो वह लड़ाई कितनी विनाशकारी होती। जिन लॉन्चेन, मेरा सुझाव है कि आप इसे अभी मार डालें। दो मुख वाले भूत भेड़िए बाहरी राक्षसों के केंद्रीय स्तंभों में से हैं। उन्हें वश में नहीं किया जा सकता, महल के स्वामी ने कहा। वह जानते थे कि लॉन्चेन क्या सोच रहा है। अगर इसे वश में करने की इच्छा न होती तो लॉन्चेन इसे यहाँ तक लाने के लिए इतनी मेहनत न करता। हालांकि इसके संघर्ष करने के तरीके से यह स्पष्ट था कि यह बहुत शक्तिशाली था। ये निश्चित रूप से अपने से कमजोर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जब तक कोई सच्चा स्वर्गीय सम्राट आकर इसे अपनी पूर्ण शक्ति से वश में न कर ले, तब तक कोई उम्मीद नहीं थी। लॉन्चेन ने कहा, यंग लुओ के माता पिता में से एक दो मुंह भूत भेड़िए की जाति से था। उसकी रगों में उनका कुछ खून था। इस विशेष दो मुंह भूत भेड़िए की स्थिति विशेष होनी चाहिए। सिद्धांत रूप में यंग लुओ जैसे मिश्रित नस्ल के प्राणी के साथ इसका कोई अनुबंध नहीं हो सकता था। ऐसा लगता है कि इसने यंग लुओ को नियंत्रित करने और उसे भोजन प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया ताकि यह बढ़ सके। लेकिन इस आध्यात्मिक अनुबंध में दो मुंह भूत भेड़िए का प्रभुत्व था। दूसरे शब्दों में यंग लुओ वास्तव में सिर्फ एक सेवक था। दरअसल अनुबंध में दो मुंह वाले भूत भेड़िए की स्थिति इतनी प्रभावशाली थी और यंग लुओ की इतनी निम्न कि उसकी मृत्यु का तो पहले कोई असर ही नहीं हुआ। असल में उसका जीवन उसके लिए इतना महत्वहीन था कि उसकी मृत्यु पर किसी को कोई आभास नहीं हुआ। ये सुनकर सब चौंक गए। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यंग लुओ मूल रूप से एक कठपुतली था, दो मुंह वाले भूत भेड़िए जाति द्वारा मानव जाति में रखा गया एक जासूस? लॉन्चेन ने आगे कहा, यंग लुओ के बिना वास्तव में इसे वश में करना असंभव होता। लेकिन मेरे पास यह है। लॉन्चेन के सामने खून के रंग का एक टोटेम तैरता हुआ दिखाई दिया। इस टोटेम का आकार दो भेड़ियों जैसा था। दो मुख वाले भूत भेड़िए ने इस टोटेम को देखते ही भयंकर दहाड़ मारी। उसके सारे काले बाल काली लपटों से जल उठे। उसने इस टोटेम को पहचान लिया था। ये यंग लुओ के साथ उसके आध्यात्मिक अनुबंध का मूल था। यंग लुओ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन लॉन्चेन ने किसी तरह इस टोटेम को बचा लिया था। यंग लुओ की मृत्यु के साथ यह नष्ट नहीं हुआ था। लड़की इधर आओ, लॉन्चेन ने मियाओ यिन को इशारा करते हुए कहा। मियाओ यिन चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि लॉन्चेन क्या सोच रहा है और वह हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी। उसका मुंह कई बार खुला, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। अपने साथ रक्त की एक बूंद इस पर डालो, मैं इसे वश में करने में तुम्हारी मदद करूंगा, लॉन्चेन ने कहा। महल के स्वामी ने पहले तो इस बारे में कुछ कहना चाहा, लेकिन सोच विचार करने के बाद चुप रहना ही बेहतर समझा। वह लॉन्चेन को चेतावनी देना चाहते थे कि यह भेड़िया बहुत शक्तिशाली है। अनुबंध के बावजूद भी इसे वश में नहीं किया जा सकता। वास्तव में अगर अनुबंध में इस तरह बदलाव किया गया तो मियाओ यिन तुरंत इसकी कठपुतली बन सकती है। लेकिन अगर वह ऐसा सोच सकते हैं तो लॉन्चेन भी ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका कोई कारण तो होगा ही, इसलिए महल के स्वामी चुप रहे। मियाओ यिन ने गहरी सांस ली और अपने सार रक्त की एक बूंद टोटेम पर डाली। लॉन्चेन के सामने उसने कोई संकोच नहीं दिखाया, लेकिन ये जानवर स्वर्ग एक सम्राट बनने की कगार पर था। इस तरह का सहयोगी होना एक बात थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा साथी पालतू जानवर के रूप में मिलेगा। लॉन्चेन अभी भी खून से लथपथ था और उसका चेहरा कागज के टुकड़े की तरह पीला पड़ गया था। वह हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती जैसा लग रहा था। वह केवल अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर टिका हुआ था। मियाओ यिन का दिल उसका दिल कांप उठा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन ये दृश्य अचानक उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसके दिल में एक सूक्ष्म अनुभूति हुई, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। टोटेम कांप उठा और मियाओ यिन की आत्मा सहल उठी। एक भयानक आध्यात्मिक शक्ति टोटेम से होकर उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई। यह आध्यात्मिक शक्ति समुद्र जितनी विशाल और विशाल पर्वत श्रृंखला जितनी अदम्य थी। मियाओ यिन की अपार शक्ति भी इस शक्ति के सामने नगण्य प्रतीत हुई। यदि ये हमला उसकी आत्मा पर हुआ तो यह अनुबंध तुरंत बदल जाएगा। शक्ति के भारी अंतर के कारण वह दो मुख वाले भूत भेड़िए की कठपुतली बन जाएगी। लॉन्चेन ने गुरगुराते हुए अचानक अपनी नरक दृष्टि को सक्रिय कर दिया। उसकी आंखें तुरंत स्याही की तरह काली हो गईं और आंखों के कोनों से काला खून बहने लगा। लॉन्चेन के पीछे का अंतरिक्ष कांप उठा। हवा में काली आंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई और जैसे ही उन्होंने दो मुख वाले भूत भेड़िए पर नीचे देखा, भेड़िया अचानक कांपने लगा। उसकी तीनों आंखों में धब्बे दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानो 3 रक्तचंद दूषित हो रहे हों। भेड़िया अचानक दर्द से करा उठा। उसी समय मियाओ यिन पर उसका आध्यात्मिक हमला रुक गया। टोटेम पर नियंत्रण करो और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को 10वें हिस्से तक कम करो। लॉन्चेन ने मियाओ यिन को निर्देश दिया। यदि मियाओ यिन की आध्यात्मिक शक्ति अनुबंध टोटेम के 90% से अधिक भाग पर कब्जा कर लेती है तो ये दो मुंह वाले भूत भेड़िए पर दास्ता की मोहर लगाने के बराबर होगा। वह कभी भी मियाओ यिन की इच्छा का उल्लंघन नहीं कर पाएगा और अनुबंधित जानवरों में सबसे वफादार बन जाएगा। यदि वो उस सीमा तक नहीं पहुंच पाती है तो भी उसमें किसी महत्वपूर्ण क्षण में उसे धोखा देने की क्षमता बनी रहेगी। दूसरे शब्दों में ये पूर्ण सुरक्षा और हर समय उसके सिर पर लटकती तेज तलवार के बीच की सीमा थी। मियाओ यिन ने हाथ की मुद्राएं बनाई। समय की नदी एक बार फिर उसके पीछे प्रकट हुई। इसके कारण मियाओ यिन की आध्यात्मिक शक्ति तेजी से अनुबंध टोटेम में प्रवाहित हुई और उसके अधिकांश प्रतीकों पर कब्जा करने लगी। दो मुंह वाला भूत भेड़िया पागलों की तरह दहाड़ा और चटपटाया, लेकिन वह नरक की आंखों द्वारा दबा दिया गया था और अपनी रक्तरंजित आंखों की शक्ति को उजागर करने में असमर्थ था। मियाओ यिन की समय की नदी का भी उस पर शक्तिशाली दमनकारी प्रभाव था और अब जब उसने पहल खो दी थी, खोई हुई जमीन को वापस पाना नामुमकिन था। कुछ ही समय में अनुबंध टोटेम के 90% से अधिक रून्स मियाओ यिन की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अवशोषित हो गए। अचानक अनुबंध टोटेम जोर से कांपा, फिर जम गया। उसके भीतर की उग्र शक्ति स्थिर हो गई थी। संघर्षरत दो मुंह वाला भूत भेड़िया तुरंत शांत हो गया। हे भगवान, ये सचमुच काम कर गया। इस परिणाम को देखकर अनगिनत लोग अवाक रह गए। 9 सितारा हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7150 आश्चर्य। दो मुंह वाले भूत भेड़िए ने पलटवार करना बंद कर दिया। उसकी उग्र आभा भी शांत हो गई और उसकी रक्तपिपासी निगाहें भी कोमल हो गईं। यह एक बेहद भयानक जीव था, लेकिन सचमुच वश में कर लिया गया था।
ये सब देख रहे लोग चौंक गए और फिर उन्हें अतुलनीय ईर्ष्या महसूस हुई। ये भेड़िया स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र तक पहुंचने के कगार पर था। इसे सवारी के रूप में इस्तेमाल कर पाना किसी को भी जीवन भर गर्व करने का मौका देगा। युद्धपोत पर मौजूद विशेषज्ञों को अब कोई आश्चर्य नहीं रहा। मियाओयिन की लॉन्चेन की दासी बनने पर उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगा। उसे इतना भयानक पालतू जानवर उपहार में देते देखते वे खुद भी लॉन्चेन की दासी बनने के बारे में सोचने लगे थे। अकादमी के शिष्यों ने गहरी सांस ली। उन्होंने भी कभी ऐसे शक्तिशाली घोड़े के मालिक बनने का सपना नहीं देखा था। उस खून से लथपथ आकृति को देखकर, जिसकी आभा स्पष्ट रूप से अपनी सीमाओं से परे धकेले जाने के कारण बेतहाशा उतार चढ़ाव कर रही थी, उन्हें एक अद्वितीय श्रद्धा का भाव महसूस हुआ। भले ही वे सभी संप्रभु स्वामी थे, लॉन्चेन की शक्ति न केवल उनके लक्ष्यों बल्कि उनकी कल्पना से भी कहीं आगे निकल चुकी थी। जहाँ तक डू शिन्हे और अन्य लोगों की बात है जो उसकी जगह लेना चाहते थे, वे बस कहीं छिप जाना चाहते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी इतना हास्यास्पद महसूस नहीं किया था। वे बस पूर्णिमा के चांद की रोशनी से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहे कुछ जुगनुओं के समूह की तरह थे। ये केवल मार्शल प्रतिद्वंद्विता का मामला नहीं था। मान लीजिए कि लॉन्चेन की अनुपस्थिति में उनमें से कोई एक प्रथम अकादमी का दिन बन जाता, तो क्या उन्हें इतना साहस होता कि वे अकादमी के लोगों को दुश्मनों के खिलाफ जानलेवा लड़ाई में नेतृत्व दे सकते थे? और अगर उनमें साहस था भी, तो क्या उनमें ऐसा करने की शक्ति भी थी? बड़े साहस के लिए, लेकिन उसके बराबर शक्ति न होने के लिए एक शब्द होता है, और वो शब्द निश्चित रूप से वीरता नहीं था। मेरे बॉस सचमुच बॉस हैं। वे सचमुच बेजोड़ हैं। लॉन्गज़िवे ने मुट्ठी भींचकर लॉन्चेन की पीठ को घूरा। फिर उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति पर नजर डाली और गहरी आह भरे बिना नहीं रह सका। हम जीत गए। तुम आही क्यों भर रहे हो? लॉन्गज़िवे के बगल में खड़ी एक खूबसूरत महिला ने पूछा। उसका नाम हुआयिन था और वह भी एक प्रतिभाशाली महिला थी, लेकिन झाओयू और अन्य लोगों से एक स्तर नीचे। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बड़ी बहन झाओयू को सलाह देने के लिए कहा था कि उन्हें इतना निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। एक असली महिला को पहल करनी चाहिए। अगर कोई अवसर नहीं है तो वो अपना अवसर खुद बना सकती है। अब देखो, बॉस के साथ एक और महिला है और यह महिला भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सुंदर है। झाओयू की संभावनाएं बस कम होती जा रही हैं। लॉन्गज़िवे ने अफसोस भरी आह भरी। लॉन्गज़िवे जिस व्यक्ति की सबसे अधिक पूजा करता था, वह लॉन्चेन था। लेकिन उसी पीढ़ी में वह दूसरे नंबर पर झाओयू का भी आदर करता था। वह न केवल बलवान थी, बल्कि बेहद खूबसूरत और दयालु हृदय वाली भी थी। उसने लॉन्गज़िवे को साधना में कई ऐसे सुझाव दिए थे जो उसके लिए अत्यंत सहायक साबित हुए थे। स्वाभाविक रूप से वह हमेशा उसके प्रति कृतज्ञ रहा था। उसे लगता था कि केवल उसका बॉस ही उसके जैसी परी के योग्य है। किसी और से शादी करना गोबर के ढेर में फूल लगाने जैसा होगा। इसलिए लॉन्गज़िवे इतने समय से हुआयिन को इशारे करता रहा था, क्योंकि केवल हुआयिन ही इस मामले में झाओयू को सलाह दे सकती थी। स्वाभाविक रूप से जब भी वो इस बारे में बात करता, हुआयिन हमेशा उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती थी। उसकी राय में लॉन्चेन बलवान तो था ही, लेकिन झाओयू उससे किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। उसे लॉन्चेन का पीछा करने की पहल क्यों करनी चाहिए? हालांकि अब जब झाओयू उसके सामने खड़ा था, तो पता चला कि वह इतना शक्तिशाली था कि वह बस उसे निहारती रह गई। और उसने अपनी शक्ति को सबसे स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित किया था, पहले अकादमी को विनाश से बचाकर। वह उसके बगल में ज़ियान और मियाओयिन को भी देख सकती थी। दोनों हर मायने में बेहद शक्तिशाली थीं। उनकी तुलना में, चाहे वह रूप रंग हो, शक्ति हो या फिर आभा, झाओयू स्पष्ट रूप से फीका पड़ गया था। हुआयिन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। अजीब बात है, इस बार उसने कोई बहस नहीं की। वास्तव में उसे कुछ पछतावा भी हुआ। शायद अगर उसने झाओयू को पहले ही सलाह दी होती, तो उसकी सहेली भी इस आदमी के साथ खड़ी होती। उसका चेहरा देखकर लॉन्गज़िवे ने हुआयिन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। ये तो बस एक मजाक था। बॉस लॉन्चेन की कई पत्नियां हैं, लेकिन वे सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। कोई भी उनका दिल नहीं जीत सकता। इसके अलावा एक औरत को आखिर मर्द की जरूरत ही क्यों होती है? बड़ी बहन झाओयू असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। वह एक दिन जरूर ऊंचाइयों को छुएगी। हम उसके साथ रह सकते हैं और उसके साथ उड़ सकते हैं। ये सुनकर हुआयिन को थोड़ा अच्छा लगा। उसने कंधे उछलते हुए लॉन्गज़िवे का हाथ झटक दिया। उसने उसे घूर कर देखा। क्या वह तुम्हारा बॉस नहीं है? उसे तुम्हें उठाने के लिए कहो। लॉन्गज़िवे हंस पड़ा। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये कैसा मजाक था? लॉन्चेन उसे उठाए। अगर वह इतना मजबूत नहीं होता तो शायद गिरकर मर ही जाता। ऐसा भी नहीं था कि वह हमेशा अपने बॉस का पैर पकड़कर उसे धीमा कर सकता था। महल के मालिक ने दो मुंह वाले भूत भेड़िए को छोड़ दिया और वह सिकुड़कर सिर्फ 30 मीटर लंबा रह गया। वह धीरे धीरे मियाओयिन के पास गया और घुटनों के बल बैठकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। वह अपनी पीठ के बल लेट गया और अपना पेट भी दिखाने लगा। लॉन्गज़िवे चौंक गया। ये तो मादा भेड़िया है। तुम्हारा ध्यान वाकई कुछ और ही है। हुआयिन ने लॉन्गज़िवे को गुस्से से घूरा, जिससे लॉन्गज़िवे डर के मारे उछल पड़ी और जल्दी से कहीं और देखने लगी। दो मुख वाले भूत भेड़िए ने धीमी लेकिन चंचल गुर्राहट निकाली। ये पहले वाले भेड़िए जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था, जो दुनिया को नष्ट करने की शक्ति बिखेरता था। इसके बजाय यह एक प्यारे कुत्ते जैसा दिख रहा था। इस विशाल परिवर्तन ने लोगों को अविश्वास में डाल दिया। दृश्य अंतर बहुत बड़ा था। मियाओयिन ने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाया। उसके काले फर लहराए और लोगों ने महसूस किया कि फर के हर एक रेशे पर जटिल प्रतीक बने हुए थे। मियाओयिन के सहलाने पर उसके फर से काली ऊर्जा प्रवाहित हुई, मानो काले सागर में एक कोमल लहर बह रही हो। मियाओयिन ने उसके फर को सहलाना बंद कर दिया। दो मुख वाला भूत भेड़िया घुटनों के बल बैठ गया और मियाओयिन उसके सिर पर कूद गई। दो मुख वाला भूत भेड़िया उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर काली ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसने अपना सिर ऊपर उठाया। एक शक्तिशाली दबाव उससे निकला और उसने एक लंबी दहाड़ निकाली। उसकी आवाज ने लोगों को झकझोर दिया। कानों में गूंज उठी। इससे सबको पता चल गया कि दो मुख वाला भूत भेड़िया आज भी उतना ही भयानक था जितना कुछ पल पहले था। हालांकि अब वो एक वफादार पालतू जानवर था, व्यावहारिक रूप से एक सवारी का साधन, फिर भी वो केवल मियाओयिन के प्रति वफादार था, किसी और के प्रति नहीं। जो कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत करता, उसका नाश हो जाता। दो मुख वाले भूत भेड़िए ने लॉन्चेन को घूर कर देखा। साफ तौर पर वह बदला लेने की भावना रखता था। मियाओयिन का वाहन बनने के बाद भी वह लॉन्चेन द्वारा किए गए धोखे को नहीं भूल पाया था। हालांकि द्वेष के अलावा उसकी आंखों में डर भी था। लॉन्चेन ने भी उसे देखा। उनकी पांचों आंखें टकराती हुई प्रतीत हुई और दो मुख वाला भूत भेड़िया अनजाने में कांपते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। ओह दिलचस्प, तुम उसे देख सकते हो। लॉन्चेन उसके डर से नहीं, बल्कि उसके पीछे के कारण से हैरान था। जब उनकी निगाहें मिली तो वह अपने हृदय राक्षस की ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस कर सका। काइंडली हैव द वीडियोज।